नमस्कार दोस्तों, डीके विद जीके में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारा साइंस सीरीज का वीडियो नंबर 8 है। आज हम लोग फिर से जो है डिस्कस करेंगे 30+ क्वेश्चन। और ये 30+ क्वेश्चन में आपका जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन रहते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी। यानी कि यहाँ बात चल रहा है कि घड़ी क्या होगा, सुस्त होगा, तेज हो जाएगा, या पृथ्वी के समान समय देगी, या कार्य करना बंद कर देगी। तो देखिए, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका डिपेंड करता है दो चीज़ पे। एक तो लेंथ ऑफ पेंडुलम, यानी पेंडुलम का जो लंबाई होता है, और दूसरा जो जी होता है, जी यानी कि ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो छोटा जी होता है। तो चंद्रमा पे जी का वैल्यू क्या हो जाता है? चंद्रमा पे जी का वैल्यू जो है आपका कम हो जाता है। ठीक है, वो पृथ्वी के 1/6 के बराबर होता है। तो यही कारण है कि वहाँ आपका टाइम पीरियड बढ़ जाता है, तो घड़ी आपका जो है सुस्त हो जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। यानी कि जब चंद्रमा को, एक पेंडुलम वाली घड़ी को जब चंद्रमा पे ले जाया जाएगा तो वो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 कि जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन से परिवर्त्य प्रभावित होते हैं? मतलब क्या चेंज होता है ये हमें बताना है। जब स्पीड, जब लाइट जो है, जब लाइट आपका जो है वायु से कांच से होकर गुजरती है तो क्या चेंज होता है? तो इसमें दो चीज़ आपका चेंज होता है। एक तो आपका तरंग दैर्ध्य तथा वेग, यानी कि वेवलेंथ, और आपका स्पीड। वही बात करेंगे अगर फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी आपका कभी चेंज नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन बनता है कि क्या चेंज होता है, तो आपका वेवलेंथ और स्पीड। क्या चेंज नहीं होता है, तो आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो ये आप ज़रूर याद रखेंगे कि दो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष भाग v2 से यात्रा करता है। तो उस पिंड का औसत वेग आपको जो है एवरेज वेलोसिटी जो है, एवरेज स्पीड जो है उस ऑब्जेक्ट का निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो जब यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 2v1v2/v1+v2। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा कुछ दिया होगा तो आपका एवरेज वेलोसिटी ऑप्शन डी, यानी कि पहला वेलोसिटी दूसरा वेलोसिटी डिवाइडेड बाई पहला वेलोसिटी प्लस दूसरा वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल रचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक्स किरणों के तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा जटिल है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वास्तविक तथा उल्टा, यानी कि रियल तथा इन्वर्टेड। इसके अलावा एक और चीज़ होता है कि ये छोटा भी बनता है। ठीक है, आपको एक चीज़ बताना है कि कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, यानी कि उत्तल और अवतल, कि इसमें जो है हमेशा इमेज छोटा बनता है और सीधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग पर एक समान हो जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि -40 डिग्री। तो ये क्वेश्चन जो है आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपसे बार बार पूछा जाता है। और ये बिहार के एग्ज़ाम में जो है फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को जो है कन्वर्ट करने के लिए हमेशा आता है कि इसको कन्वर्ट करके बताइए
फ़ारेनहाइट दिया रहेगा तो आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता है, सेल्सियस दिया रहेगा तो आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना होता है, और केल्विन से भी पूछ लिया जाता है। और तापमान का जो है एसआई यूनिट आपका केल्विन होता है। वायु का वेग संबंधित है, तो वायु का वेग किससे संबंधित है? तो इसका हो जाएगा दाब प्रवणता से, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट, यानी जब दो जगह के बीच में प्रेशर का जब अंतर आएगा, एक जगह हाई प्रेशर एक जगह लो प्रेशर जोन जब क्रिएट होता है, तो हवा जो है आपका फ्लो करना शुरू करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो एफपीएस का अगर फुल फॉर्म पता है तो इसका आंसर आराम से पता चल जाएगा। तो एफपीएस का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड, मतलब जो भी हम लोग मेजर करेंगे लेंथ, केजी और टाइम को, तो उसको फुट पाउंड और सेकेंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आप बताएंगे कि मोल से जो है क्या मापते हैं, मोल किसका ऐसा यूनिट है, और क्या ये फंडामेंटल ऐसा यूनिट है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। न्यूटन की गति के कितने नियम हैं? तो न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। पहला नियम जिससे इनर्शिया का बात चलता है, कि जिसमें बताया जाता है कि जो वस्तु जिस अवस्था में है, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, कोई वस्तु अगर गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पे कोई बाह्य बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। ठीक है, यहीं से जो है आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कोई आदमी जो है बस में बैठा रहता है और बस जाती है, अचानक से ब्रेक मारती है तो वो आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो आगे की ओर वो झुक जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो वो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है, क्योंकि वो बस के स्पीड से जाते रहता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जिससे क्वेश्चन जो है बार बार सभी एग्जामों में पूछे आ जाते हैं, वो बीपीएससी का हो या फिर बिहार का अदर एग्जाम का हो, फिर या कोई सेंट्रल एग्जाम का हो। वही दो बात करेंगे कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या है। तो न्यूटन का दूसरा नियम जो है, यहाँ से फोर्स का जो है फार्मूला निकलता है, यानी कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, यानी कि जितना फोर्स लगाइएगा वैसे वैसे आपका मोमेंटम जो है बढ़ता है। ठीक है, वही तीसरा देखेंगे तो एक्शन का जो है इक्वल अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इसका भी बहुत बार पूछा जाता है कि जब आप नाव से उतरते हैं कूद के, तो नाव जो है पीछे की ओर जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ें क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है तीनों से पूछा जाता है। फिर फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचली बिंदु के मध्य कितने अंतराल होता है? तो ये 180 डिग्री होता है। वही अगर सेल्सियस का बात करेंगे तो वो आपका 100 डिग्री होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और पिछले वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 नियम होते हैं। पराश्रय श्रव ध्वनि की आवृत्ति है। पराश्रय यानी अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको कहते हैं अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक का हो जाता है वो 20,000 के ऊपर का जो फ्रीक्वेंसी होता है साउंड का, उसको हम लोग कहते हैं पराश्रय ध्वनि। अगर 20,000 के नीचे का रहता है तो उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक, और 20 20 हर्ट्ज के नीचे का रहता है तो उसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। 20 से लेके 20,000 के बीच का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे ही हम सुन पाते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं ऑडिबल ध्वनि, ऑडिबल साउंड। क्वेश्चन नंबर 12 कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो जॉन डाल्टन भी परमाणु संरचना के सिद्धांत से थे, रदरफोर्ड भी थे, नील्स बोर भी थे। तो आपके बचते कौन है? तो मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी जो है ये आपका जो है परमाणु संरचना से नहीं बल्कि ये रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करेंगे कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पोटेशियम। पोटेशियम जो है आपका शीशा और साबुन दोनों बनाने में यूज़ किया जाता है। कैल्शियम का अगर बात करेंगे तो ये हमारे हड्डी में मिलता है,
इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। वही अगर अल्युमिनियम का बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। और इससे जो है आपका ये बॉक्साइट से मिलता है, बॉक्साइट ओर होता है इसका। और ये अल्युमिनियम जो है यूज इसका एलॉय जो है यानी इसका मिश्र धातु जो है यूज किया जाता है एयरक्राफ्ट एरोप्लेन बनाने में। भाई आयरन का बात करेंगे तो आयरन हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है यानी ब्लड में पाया जाता है। आयरन की कमी से जो है खून की कमी हो जाती है, निमोनिया होता है। ठीक है। और आयरन में अगर जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में यूज किया जाता है तो किसका मानक के रूप में यूज किया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कार्बन। C12 का यूज जो है परमाणु भार मानक के रूप में किया जाता है। वही अगर हम लोग सोना का बात करेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं AU। ठीक है। सोना का हम लोग बात करेंगे तो इसको कहते हैं, इसका ऐसा इसका सिंबल होता है AU और इसका एटॉमिक नंबर होता है 79। वही अगर हीलियम का बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम और अल्फा पार्टिकल दोनों का वजन सेम होता है। और अगर ऑक्सीजन का बात करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और O3 ही ओजोन होता है। ओजोन का फॉर्मूला O3 आपका होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है तो ये 3 है। इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 4 ऑप्शन दिया रहता है और उसमें पूछता है कि इसमें कौन हाइड्रोजन का समस्थानिकों में से नहीं है। समस्थानिक का मतलब होता है आइसोटोप्स, यानी कि एक ही आपका जो है एटॉमिक नंबर होगा लेकिन एटॉमिक मास जो है अलग अलग होगा। तो कौन कौन से हैं तो पहला है आपका प्रोटियम जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। दूसरा है ड्यूटेरियम जिसमें कि एक न्यूट्रॉन होता है। तीसरा है ट्राइटियम जिसमें 2 न्यूट्रॉन होता है। ट्राइटियम जो है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है रेडियो एक्टिव है। ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राइटियम। क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि पीच ब्लेंड इसका एक अयस्क है तो पीच ब्लेंड कहाँ से, पीच ब्लेंड से क्या मिलता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यूरेनियम मिलता है। वही अगर आयरन का बात करेंगे तो ये कहाँ से मिलता है तो ये आपका हेमेटाइट से मिलता है। वही एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से मिलता है। अगर कॉपर का बात करेंगे तो ये चाल्कोपाइराइट से मिलता है। ये सब के सब आपके अयस्क हैं जिससे कि ये एलिमेंट आपके मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 मिश्र धातु अल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित होता है तो अल्युमिनियम ब्रॉन्ज में क्या उपस्थित होता है सबसे ज़्यादा तो इसमें आपका हो जाता है ऑप्शन सी यानी कि तांबा। ठीक है। ये 80 से 90% के बीच में आपका होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले क्या बना था तो वो है ऑप्शन आपका सी। सी हो जाएगा आपका यूरिया। यूरिया में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है तो ये नाइट्रोजन पाया जाता है जो 46% के आसपास 46% होता है। वही अमोनिया का बात करेंगे तो इसका फार्मूला होता है NH3। ठीक है। वही नाइट्रिक अम्ल का बात करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल होता है। तो इसका यूज कहाँ होता है तो इसका यूज होता है फर्टिलाइज़र बनाने में, बम बनाने में। वही मीथेन का बात करेंगे तो इसको मार्स गैस भी कहते हैं। इसका फार्मूला CH4 होता है। वही अगर इसका बात करेंगे तो ये आपका नेचुरल गैस में भी वो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है नेचुरल गैस का, मतलब सबसे ज़्यादा यही मिलता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान के खेत से कौन सा गैस निकलता है तो ये मीथेन ही है। वुड्स प्रक्रिया जो है आपका क्या होता है तो ये वुड्स प्रक्रिया से प्राप्त वुड्स प्रक्रिया से प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है तो अल्केन जो है वुड्स प्रक्रिया से प्राप्त होता है। वही अगर अल्कोहल का बात करेंगे तो इसका फार्मूला जो होता है फंक्शनल ग्रुप का OH होता है। ठीक है। इथेनॉल जो है पीने योग्य अल्कोहल होता है। वही अगर मिथेनॉल का बात करेंगे तो मिथेनॉल जो है आपका पीने योग्य अल्कोहल नहीं होता है। यही मिथेनॉल पीने से ही लोगों का जान जो है जाता है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर, ये सारे क्वेश्चन देखिए आपके सीजीएल मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप जो है वीडियो को देखिए और अपना सजेशन जो है देते रहिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 20 में। सिरके का पीएच लगभग क्या होता है? तो सिरके का पीएच जो है आपका 3 होता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसमें हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन आयन कितना है। ठीक है, ये पीएच का जो वैल्यू है वो 0 से लेके आपका 14 तक जाता है। 7 से अगर पहले जाएंगे यानी कि 0 से लेकर 7 तक जाएंगे तो ये एसिडिक नेचर होता है। 7 पे जो है आपका जो है ये न्यूट्रल होता है। 7 से ऊपर जब जाएंगे तो ये बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कमेंट करके, अगर किसी किसी वस्तु का पीएच अगर 8 है तो वो क्या है, एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 21 क्वेश्चन नंबर, ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपका जो है 2 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये भी देखिए, ये भी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार के। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एंथ्रासाइट। तो सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा जो है एंथ्रासाइट में होता है। ये लगभग जो है 86 to 98% कार्बन होता है। वही अगर बिटुमिन्स का बात करेंगे तो ये आपका 60 से लेके 66% के आसपास होता है। वही अगर पीट का बात करेंगे तो ये सबसे कम होता है, इसमें 60%। वही अगर लिग्नाइट का बात करेंगे तो लिग्नाइट जो है 60 से 70% होता है। आप बताएंगे कि लिग्नाइट जो है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है। ठीक है, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये साउथ इंडिया में मिलता है। आप बताना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, उस माइन का नाम बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कि पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है आपका जो है तांबा और जस्ता का है। वही अगर तांबा प्लस टीन अगर हो जाएगा तो ये आपका ब्रॉन्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर सी, तांबा प्लस जास्ता दोनों मिलाते हैं तो आपका पीतल बनता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर के हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, एक रासायनिक पदार्थ जिसका इस्तेमाल एक मैग्नेटिक टेप की परत चढ़ाने के लिए किया जाता है। तो मैग्नेटिक टेप चढ़ाने के लिए फेरिक ऑक्साइड का जो है यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की आतिशबाजी में हरा रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण आता है? तो हरा रंग जो है आपका बेरियम की उपस्थिति के कारण आता है। वहीं अगर रेड रंग, लाल रंग का बात करेंगे तो स्ट्रोंशियम के उपस्थिति के कारण आता है। ये क्वेश्चन आपका सभी जगह मिल जाता है, बीपीएससी में पूछा गया है और अदर एग्जाम में जो है पूछा जा रहा है लगातार क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर हो गया सी। 26 में कि भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है, तीव्रतम यानी कि सबसे तेज कौन चलता है? तो ये हो जाएगा आपका सी, चीता। ये कॉमन क्वेश्चन है। 27 निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो मादा लिंग हार्मोन जो है प्रोजेस्टेरॉन है। वही अगर आप जो है मेल का बात करेंगे कि मेल सेक्स हार्मोन कौन है तो वो आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। वही मादा हार्मोन दो होते हैं, एक तो होता है आपका प्रोजेस्टेरोन और दूसरा होता है आपका एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आपका ऑप्शन में वो भी आ सकता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की थायराइड निम्न अंग का भाग होता है। तो थायराइड थायराइड निम्न किसका भाग होता है? तो अंतस्रावी। अंतस्रावी क्या होता है? तो अंतस्रावी होता है कि जो अपना सिक्रीशन यानी कि वो सीधा आपका जो है कहाँ करते हैं? तो ब्लड में करते हैं। दो तरह के ग्लैंड होते हैं, एक इसको कहते हैं इंग्लिश में इंडोक्राइन। अंतस्रावी का मतलब होता है इंडोक्राइन, और वही एक होता है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में क्या अंतर होता है कि इंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो सीधा अपना सिक्रीशन जो है वो ब्लड में देते हैं। ठीक है, वही जो है अगर एक्सोक्राइन का बात करेंगे तो उनके पास एक डक्ट होता है यानी एक पाइप होता है और उस माध्यम से जो है आपका वो अपना जो है सिक्रीशन
पहुंचाते हैं। अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें अंतस्रावी का, तो अंतस्रावी का कुछ एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज। फिर वही अगर हम एक्सोक्राइन का अगर कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो वो होगा स्वीट ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और मेमोरी ग्लैंड। अब हम लोग देख रहे हैं कि पैनक्रियाज दोनों में आता है, तो पैनक्रियाज जो है आपका ये दोनों जैसा काम करता है, अंतस्रावी भी और बाह्यस्रावी भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 साल टीका किसके लिए होता है? तो साल टीका जो है कौन किसके लिए होता है? तो आपका होता है पोलियो के लिए, तो ऑप्शन डी, यानी कि पोलियो के लिए जो है साल टीका जो है लगाया जाता है। अब ये साल टीका का इन्वेंशन किसने, सॉरी हाँ, इन्वेंशन किसने किया? तो साल टीका का इन्वेंशन जो है वो आपके जोनास साल्क ने किया है। ये 1950 के आसपास जो है इन्होंने ये किया है। निम्न एक प्रतिजैविक है, तो निम्न एक प्रतिजैविक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैरिटोनोइड जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजैविक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की एक वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा द्वारा जो है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल अस्थि मज्जा द्वारा। ठीक है, और वही अगर इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेवियार्ड क्या होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल जो है मरते कहाँ हैं? तो ये प्लीहा में मरते हैं, जिसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। इसको जो है रेड बोन मैरो कहेंगे। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 32 की सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है, यानी कि सब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ए बी ग्रुप हो जाएगा। वही अगर बात करेंगे कि डोनर कौन है यूनिवर्सल, तो आपका ओ हो जाएगा। अगर पार्टिकुलर बात करेंगे तो ओ नेगेटिव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 की तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें होता है आपका निकोटीन। क्वेश्चन नंबर 34 इसमें कहता है कि ये 75 कुछ नहीं है कि मूत्र का पीएच क्या होता है? तो ये आपका ऑप्शन बी, यानी कि 6 होता है, यानी कि ये एसिडिक इन नेचर होता है। वही अगर 7 बात करेंगे ऑप्शन है, तो 7 हो जाएगा आपका न्यूट्रल, मतलब जिस ऑब्जेक्ट का 7 पीएच होगा वो न्यूट्रल होगा। अगर 8 बात करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा? तो 8 आपका वो बेसिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो स्वस्थ दृष्टि के लिए आपका विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की आवश्यकता होती है, जो गाजर से मिलता है। ठीक है, और भी सारी चीज़ों से मिलता है। तो इसका क्या होता है केमिकल नेम? तो इसका केमिकल नेम होता है विटामिन ए का रेटिनल। ठीक है, वही अगर विटामिन डी का केमिकल नेम बात करेंगे तो कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन सी का जो है तो ये आपका हो जाए एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन बी का जो है ये आपका हो जाता है थायमिन। और विटामिन B12 जो है इसमें जो है आपका कोबाल्ट मिलता है। तो ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। और फिर विटामिन के जो है उसका यूज कहाँ होता है? तो ब्लड का जो है थक्का जमाने में किया जाता है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन जो है घाव भरने में यूज किया जाता है? तो ये विटामिन जो है सी। फिर पूछा जाता है कौन सा विटामिन जो है हार्मोन की तरह काम करता है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन कि बायोडीजल इससे बनता है, तो बायोडीजल आपको बताना है किससे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी घास से जो है बायोडीजल का जो है फॉर्मेशन होता है। सेलुलोज कहाँ, क्या सेलुलोज ह्यूमन में मिलता है? तो नहीं, सेलुलोज जो है पेड़ पौधे से मिलता है हमें। ठीक है, तो कैसा रहा सेशन आप बता सकते हैं। वीडियो अगर लंबा हो रहा है तो ये भी आप बता सकते हैं। एक्सप्लेनेशन कैसा है और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। और किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाया जाए इसके बारे में आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।